आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जहां सालों की खामोशी के बाद उम्मीद का एक नया शोर सुनाई दिया है। ये दुनिया है एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी की, और हमारे हाथ में जो स्रोत है उसका शीर्षक है FSHD होप। DX557 को अनाथ दवा का दर्जा मिला है जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टर थेरेप्यूटिक्स नाम की एक कंपनी की ये दवा DX557 फैसोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी FSHD से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खबर यह है कि इस दवा DX557 को अमेरिकी FDA से ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिला है। अब ये सुनने में किसी सरकारी दस्तावेज की भाषा लगती है एकदम टेक्निकल, पर मुझे लगता है कि इस टेक्निकल शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत मानवीय कहानी छिपी है। ये ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन या अनाथ दवा का दर्जा आखिर है क्या, और दुर्लभ बीमारियों के लिए ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये बाजार की एक बहुत बड़ी विफलता को ठीक करने का एक तरीका है। अच्छा। दवा कंपनियां किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह मुनाफे पर चलती हैं। वो अक्सर उन बीमारियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं जिनके मरीज लाखों या करोड़ों में हों, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहाँ एक बड़ी मार्केट होती है। बिल्कुल। लेकिन जो बात FHSD जैसी दुर्लभ बीमारियों की आती है, जहां मरीज हजारों में होते हैं, तो वो आर्थिक गणित बदल जाता है। रिसर्च और दवा बनाना एक बेहद महंगा और जोखिम भरा काम है। अरबों डॉलर लग सकते हैं। कंपनियां सोचती हैं कि अगर हम इतनी मेहनत और पैसा लगाकर दवा बना भी लें तो उसे खरीदेगा कौन? मरीज ही कम है तो लागत कैसे निकलेगी? मतलब ये एक तरह का व्यावसायिक दुष्चक्र है। मरीज कम इसलिए मुनाफा कम, और इसलिए कंपनियां निवेश नहीं करती और मरीज बिना इलाज के रह जाते हैं। बिल्कुल। और ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन इसी दुष्चक्र को तोड़ता है। सरकारें ये समझती हैं कि हर जिंदगी की कीमत है, चाहे बीमारी दुर्लभ हो या आम। इसलिए वे कहती हैं कि अगर कोई कंपनी किसी दुर्लभ बीमारी के लिए दवा बनाने का जोखिम उठाती है तो हम आपकी मदद करेंगे। इस दर्जे के तहत उस कंपनी को कई तरह के प्रोत्साहन मिलते हैं, जैसे रिसर्च के लिए सरकारी ग्रांट, टैक्स में भारी छूट, और शायद प्रक्रिया में तेजी। सबसे जरूरी, FDA द्वारा समीक्षा प्रक्रिया में तेजी, ताकि दवा जल्दी मरीजों तक पहुंच सके। असल में ये उस दवा के रास्ते में आने वाली आर्थिक और ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को हटाने जैसा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जहां इस दर्जे की वजह से कोई बड़ी जीवन रक्षक दवा हम तक पहुंची हो? एक नहीं, कई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक ग्लीवेक है। ग्लीवेक क्रांतिकारी दवा है। इसने इस बीमारी को एक जानलेवा सजा से एक मैनेज की जा सकने वाली स्थिति में बदल दिया। वाह। ग्लीवेक को भी शुरुआत में ऑर्फन ड्रग का दर्जा मिला था। इसके बिना शायद वो कंपनियां भी इतना बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से हिचकती। तो ये दर्जा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। तो ये समझना कि DX5057 को ये दर्जा मिला है, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक कदम नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब इस दवा के विकास का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। सही। चलिए अब उस बीमारी पर आते हैं जिसके लिए ये दवा बनाई जा रही है, FSHD। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 40,000 लोगों को प्रभावित करती है। जी। ये आंकड़ा सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन उन 40,000 लोगों के लिए ये उनकी पूरी दुनिया है। ये बीमारी असल में करती क्या है? FSHD का नाम ही इसके असर को बताता है। फैसियो यानी चेहरा, स्कैपुलो मतलब कंधे की हड्डी, और ह्यूमरल यानी बाह का ऊपरी हिस्सा। अच्छा। यह एक प्रगतिशील मांसपेशी विकार है। मतलब ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत अक्सर चेहरे की मांसपेशियों से होती है। मरीजों को मुस्कुराने, सीटी बजाने या आंखें कस के बंद करने में भी दिक्कत होने लगती है। फिर यह कमजोरी कंधों और बाहों में फैलती है। मरीजों के लिए अपने हाथ सिर से ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे यह शरीर के निचले हिस्सों जैसे पेट और पैरों को भी प्रभावित करने लगती है। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। ये सिर्फ बाहें न उठा पाना या मुस्कुरा ना पाना नहीं है ना? हाँ। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। जी। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए झुक नहीं सकते, या किसी पुराने दोस्त को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा नहीं सकते। ये तो धीरे धीरे आपकी पहचान छीन लेती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
और जो बात इसे मानसिक रूप से और भी हिम्मत तोड़ने वाला बनाती है, वो ये है कि आज तक इसका कोई स्वीकृत इलाज मौजूद नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी से मांसपेशियों को सक्रिय रखना या दर्द कम करना, लेकिन वे बीमारी की बढ़त को रोक नहीं सकते। ओह। मरीज ये जानते हुए जीता है कि हर गुजरते साल के साथ उसका शरीर उसका साथ और छोड़ता जाएगा। ये एक भयानक बेबसी की भावना है। और इसी बेबसी और खालीपन के बीच DX5057 की खबर एक उम्मीद की तरह आती है। स्रोत में इसे एक बहुत ही खास तरीके से बताया गया है। अपनी तरह का पहला और एकमात्र ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल DUX4 इनहिबिटर। जी। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले ये DUX4 इनहिबिटर क्या बला है? मुझे ये बात हैरान करती है कि अगर वैज्ञानिक जानते हैं कि इस बीमारी की जड़ क्या है, तो अब तक उसे निशाना बनाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब जेनेटिक्स में छिपा है। DUX4 एक जीन है जो हम सब में होता है। सब में? हाँ, हम सब में। ज्यादातर लोगों में भ्रूण के विकास के बाद ये जीन बंद हो जाता है। आप कह सकते हैं कि गहरी नींद में सो जाता है। ओके। लेकिन FSHD से पीड़ित लोगों में एक जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ये जीन गलती से जाग जाता है, और वो भी सिर्फ मांसपेशियों की कोशिकाओं में। अच्छा। और जब ये जागता है तो ये एक ऐसा प्रोटीन बनाने लगता है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए जहरीला होता है। ये प्रोटीन एक तरह से कोशिका के अंदर तबाही मचा देता है, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो यही मांसपेशियों की कमजोरी का मूल कारण है? यही DUX4 ही इस पूरी कहानी का मुख्य विलन है। अच्छा,